हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिक्स्थ वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले कल के वीडियो लेक्चर में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको वहाँ बताया था कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जिनकी वजह से जब कार्बनिक यौगिक पर लाइट पड़ती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये मुख्य 4 प्रकार के ट्रांजिशन कौन कौन से पढ़ाए गए थे आपको। सबसे फर्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, देन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड में हो सकते हैं, पाई बॉन्ड में हो सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और सिग्मा और पाई का एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करते हैं। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और जो पाई बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय पाई बॉन्ड के, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है बजाय पाई बॉन्ड के। इसलिए जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है और उतनी जितनी एनर्जी उसकी कम होती है उतनी उसके एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। इसलिए सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन करना या नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी उतनी ही उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, अर्थात वो वैक्यूम वाले यूवी विजिबल क्षेत्र में आएगा जो कि 200 नैनोमीटर से नीचे होता है। तो अब सबसे पहले आता है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। ये उन कार्बनिक यौगिकों में होगा जिसमें क्या होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जिन कार्बनिक यौगिकों में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनकी तरंगदैर्घ्य भी क्या होगी, सबसे कम। मुख्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, उनमें ये संक्रमण होता है और ये 150 नैनोमीटर से नीचे अवशोषण करते हैं, अर्थात वैक्यूम यूवी विजिबल क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। इसलिए इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, अर्थात ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते। इस क्षेत्र में होने वाला अवशोषण ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। दूसरा हुआ N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये उन कार्बनिक यौगिकों में इस प्रकार का ट्रांजिशन होगा जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, यानी कि अगर कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन कोई परमाणु उपस्थित होगा तो उन कार्बनिक यौगिकों में N2 सिग्मा बॉन्डिंग संक्रमण होगा। इस प्रकार के संक्रमण में सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके द्वारा ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो 150 से 250 नैनोमीटर के बीच में होता है, पर मुख्यतः 150 से 175 के बीच में होता है। अब थर्ड प्रकार का ट्रांजिशन होता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन।
सिंपल सी बात है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में पाई बंद होगा उनमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। तो ये हम जानते हैं कि जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन आदि यौगिक जिनमें की यानी कि मल्टीपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, उनमें इस प्रकार का संक्रमण होगा। इसके लिए जो ऊर्जा होती है N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, परंतु N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। ये सामान्यतः पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं, अर्थात 200 के नैनोमीटर के आसपास ट्रांजिशन होता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य 200 के आसपास होती है, तो इनकी यूटिलिटी रहती है। फोर्थ प्रकार का ट्रांजिशन होता है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इस अब ये हमें समझ में आएगा इसको देखते हुए ट्रांजिशन को कि ये उन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में होगा जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, यानी कि दोनों होने चाहिए, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, और इनका संक्रमण उच्च तरंगदैर्घ्य पर होता है, 300 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसके अलावा कल मैंने आपको दो ट्रांजिशन और बताए थे, सिग्मा टू पाई स्टार संक्रमण और पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, लेकिन ये दोनों प्रकार के संक्रमण सिमेट्री फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन है, इसलिए ये संक्रमण पॉसिबल नहीं होते। इसलिए मुख्यतः 4 प्रकार के संक्रमण ही संभव होते हैं। अब हम कुछ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, अर्थात स्पेक्ट्रा को देखकर उसमें उसकी तीव्रता, अवशोषण को देखकर हम स्पेक्ट्रा में कार्बनिक यौगिक की पहचान कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कम तीव्रता पर अवशोषण दिखाता हो, तीव्रता कम कहा है मैंने, तीव्रता होती है हमारी एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन का मान अगर कम है 10 की पावर -2 है और जो तरंगदैर्घ्य है वो 270 से 350 नैनोमीटर और 200 नैनोमीटर से ऊपर हो, से अवशोषण ना हो, तो यौगिक क्या होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड होगा, अर्थात उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्रोमोफोर जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है होगा, तो यौगिक में कॉन्जुगेशन नहीं होगा और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, अर्थात उसकी तीव्रता कम होगी। वीक बॉन्ड है अगर, तीव्रता N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण होता है। अगर बॉन्ड वीक है तो उसका मतलब उसमें संक्रमण N2 पाई एंटी बॉन्डिंग के कारण है, लेकिन साथ में आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी वहां मिलना चाहिए। अगर स्पेक्ट्रम में कई सारे बैंड हैं और उसका अवशोषण 400 से नैनोमीटर से अधिक है, तो यौगिक में मल्टीपल डबल बॉन्ड होंगे और यौगिक कैसा होगा, कलर्ड। अगर आपको कलर्ड यौगिक दिख रहा है तो उसका मतलब उसका अवशोषण 400 से 800 नैनोमीटर के क्षेत्र में हो रहा है, जो कि दृश्य क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य है। ये तभी संभव होगा जब उसमें कई सारे कॉन्जुगेशन होंगे। तो कम से कम 4 से 5 अगर कॉन्जुगेशन है तो यौगिक क्रोमोफोरिक और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10,000 से 20,000 के बीच में है तो यौगिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1,000 से 10,000 के बीच में है तो यूजुअली सिस्टम में एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है, कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक हो सकता है। और जो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू लेस देन 100 होती है।
अर्थात तीव्रता कम होती है, क्योंकि N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन सिमेट्री फॉरबिडन है। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लिया है एसीटोन। एसीटोन के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसमें चारों प्रकार के संक्रमण संभव हैं, किंतु सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी तीव्रता तरंगदैर्घ्य कम होती है, 200 से नीचे होती है, इसलिए वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इसमें जो दो मेन प्रकार के ट्रांजिशन है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखिए एसीटोन का। आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है सीओ का आपको नीचे दिखाया हुआ है, जो दोनों के पी ऑर्बिटल है कार्बन का और ऑक्सीजन का, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिखाए गए हैं। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो कार्बन के साथ लगा हुआ CH3 ग्रुप है उसी के प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, और वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे, वो आपको बीच में दिखाए हुए हैं। और सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि खाली है, और वहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है पी ऑर्बिटल की। आप देख सकते हैं चित्र से कि लोब की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है और वो खाली है। अब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन ब्लू कलर के एरो से दिखाया गया है। ये हम सब जानते हैं कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की तुलना में कम होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के दौरान ही होती है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा उसमें कम एनर्जी चाहिएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एसीटोन में 275 नैनोमीटर पर होगा। वो किस ट्रांजिशन की वजह से होगा? N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, किंतु इसकी तीव्रता कम होगी एप्साई, क्योंकि ये ट्रांजिशन सिमेट्री फॉरबिडन है। और दूसरा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो आएगा वो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, जो कितने पर होगा? 190 नैनोमीटर पर, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए तीव्रता ज़्यादा होगी और तरंगदैर्घ्य कम होगी। एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि ये सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ ट्रांजिशन अलाउड है, कुछ फॉरबिडन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन फिर भी हो रहे हैं। तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है, जबकि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार सिमेट्री फॉरबिडन है। लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशंस होते हैं, इसलिए इनकी तीव्रता कम होती है। और जो ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड हैं उनकी तीव्रता यानी कि एप्सिलॉन का मान 10 की पावर 4 के आसपास होता है, क्योंकि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक ही तल में होते हैं, और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 से 100 के बीच में होती है। एन टू एन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, इसलिए ये सिमेट्री फॉरबिडन रहते हैं। तो आप नीचे दिए गए ग्राफ में देख सकते हैं, जो स्पेक्ट्रा है उसमें देख सकते हैं, ई मैक्सिमम दिखाया गया है और लैम्डा दिखाया गया है आपको, कि पाई टू पाई का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन तरंगदैर्घ्य कम है, 180 पर ही है।
एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 4 है, जबकि N2 पाई स्टार तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू 10 से 100 के बीच में है। तो इसलिए N2 पाई स्टार ज़्यादा तरंग दैर्घ्य पे होगा, किंतु उसकी तीव्रता कम है। आप स्पेक्ट्रा में देख रहे हैं कि तीव्रता कम है और पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग की तीव्रता ज़्यादा है। तो ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्री अलाउड है, फिर भी इसकी तरंग दैर्घ्य कम क्यों होती है, और N2 पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग सिमेट्री फॉरबिडन है और इसकी तीव्रता कम क्यों होती है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि कितने प्रकार के संक्रमण हैं और कौन से संक्रमण सिमेट्री अलाउड हैं और कौन से फॉरबिडन हैं। सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस की तीव्रता अधिक होगी और सिमेट्री फॉरबिडन की कम होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ के रिकॉल कर लेनी है, याद कर लेनी है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में बैंड्स ब्रॉड क्यों आते हैं। आपको कार्बनिक यौगिक की बॉन्डिंग को समझना होगा कि उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एन बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिस प्रकार की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे उसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कार्बनिक यौगिक में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।